अब हम लोग सॉल्युबिलिटी समझने की कोशिश करेंगे। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। यहाँ पर पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि solubility is defined at a specified temperature। इसका मतलब सपोज करो मैं शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ, तो पहले मैं टेम्परेचर फिक्स करूँगा कि अगर मैं शुगर की सॉलिबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो किस टेम्परेचर पे कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल लिया, सपोज करो 15 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है मुझे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स करना पड़ेगा। तो सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 100 ग्राम वाटर ले लिया। अब मैंने इसमें शुगर ऐड करनी शुरू करी, 1 ग्राम डाली, 10 ग्राम डाली, 15 ग्राम डाली। ये जो भी शुगर है मैं ऐड करता जाऊंगा और डिसॉल्व होती जाएगी। ऐड करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जब मैं इसमें 197 ग्राम ऑफ शुगर डाल दूंगा। यहां तक जितनी भी शुगर ऐड की जाएगी ये सारी की सारी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। जब मैं इससे ज्यादा शुगर ऐड करना चाहूंगा तो ये शुगर और ऐड नहीं होगी। इसका मतलब मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस पे 197 ग्राम ऑफ शुगर कैन बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमारी मर्जी है, हम इसको चाहें तो 197 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर कह सकते हैं या 1.97 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ वाटर कह सकते हैं, या अगर 197 ग्राम ऑफ शुगर है और 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो हम इसको मास परसेंट में कन्वर्ट करके मास परसेंट में अप्रॉक्सीमेटली 66.3% सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। इस तरीके से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दैट इज व्हाट वी मीन बाय सॉल्युबिलिटी। एक गिवन टेम्परेचर पर एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स के केस में जब मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो ये सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो जो पहला फैक्टर है वह नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरैक्शन, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। शुगर की अगर हम केमिस्ट्री देखें तो ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब एक कार्बन चेन होगी जिसके ऊपर ढेर सारे OH ग्रुप लगे होंगे, और वाटर जो कि खुद अपने आप में एक पोलर मॉलिक्यूल है और जिसमें H और OH ग्रुप है। तो शुगर और वाटर के बीच में अच्छा इंटरेक्शन है, इसलिए शुगर वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन कॉन्ट्ररी, सपोज करो अगर मेरा सॉल्वेंट जो है बेंजीन है और मैं इसमें नैप्थलीन डिसॉल्व करना चाहूँ तो ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो बेंजीन और नैप्थलीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो नैप्थलीन बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा। शुगर और वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं शुगर को बेंजीन में डिसॉल्व कर दूँ या नैप्थलीन को वाटर में डिसॉल्व कर दूँ तो यहाँ पर इनकी सॉल्युबिलिटी या तो जीरो होगी या एक्सट्रीमली लो होगी, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दूसरी बात, जैसे शुगर की मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी नैप्थलीन की बेंजीन में सॉल्युबिलिटी देख रहा हूँ तो ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटती है। वो सारी चीज़ें जिनमें मिक्सिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि जहाँ पर डेल्टा H सॉल्युबिलिटी नेगेटिव है, वहाँ पर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज करेगी, यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो अब हमने देखा कि शुगर या नैप्थलीन जैसी चीजें अगर वाटर और बेंजीन जैसी चीज में डिसॉल्व होना चाहेंगी तो सॉल्युबिलिटी किस तरीके से चेंज होगी। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड।
तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिफाइन करने के लिए एक लॉ आया जिसे हम हेनरीज लॉ कहते हैं। हेनरीज लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो इक्वेशन हो जाएगी P इज इक्वल टू KH(x), जहां पर P प्रेशर ऑफ गैस है, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है और x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं CO2 गैस को लूं एट 25 डिग्री सेल्सियस तो KH की वैल्यू 1670 बार है। इसका मतलब सपोज करो मेरे पास कोई लिक्विड वाटर का सैंपल है जिसके ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 1.67 बार हो, तो x CO2 की वैल्यू 1.67 अपॉन 1670 हो जाएगी। यानी कि ऐसे मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 0.001 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेशर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट पता हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या सॉल्युबिलिटी पता हो और प्रेशर पता हो तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी में को आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। टिपिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल वाली गैसेस हैं, या ऐसा कहें जिन गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब अगर मुझे सेम प्रेशर पे x को ज़्यादा रखना है तो KH की वैल्यू कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास दो गैसेस हैं, से हाइड्रोजन और CO2, और मैंने वाटर में डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो वाटर और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। इसका मतलब जो हाइड्रोजन के लिए K की वैल्यू है वो CO2 के लिए K की वैल्यू से बड़ी है। टिपिकली ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर हाई होता है उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, उनका हेनरीज लॉ कांस्टेंट कम होता है। ऐसी गैसेस जिनकी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर लो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है और उनका हेनरीज लॉ कांस्टेंट हाई होता है। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, तो गैसेस का डिसॉल्व होना हमेशा ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी कि डेल्टा H हमेशा ही नेगेटिव होगी। और जैसा हमने पीछे पढ़ा वो प्रोसेस जो कि एक्सोथर्मिक है, यानी कि जहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी इसलिए KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी के इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ये है, इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। यहाँ पर 293 केल्विन पर हमको नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर निकालनी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर लीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हेनरीज लॉ लगाते हैं, P इज इक्वल टू KH(x). दिस इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर आ गया P अपॉन KH, यानी कि 0.987, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है। जो KH है यहाँ पर इसकी यूनिट किलो बार है, हमें सेम यूनिट में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सेम यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो KH की वैल्यू
480 बार हो जाएगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 1.29 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब ये मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मिला, बट इन्होंने मुझसे मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है। दे आर आस्किंग फॉर मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मान लो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो n अपॉन मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर हो जाएंगे 1000/18, जो कि 55.5 मोल होते हैं, और इसकी वैल्यू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आ गई। दिस इज अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का बहुत कम है, तो यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऐड करने की, इसलिए मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से विल गेट n इज इक्वल टू 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, विच इज 0.716 मिलीमोल पर लीटर ऑफ वाटर। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब हम लोग हेनरीज लॉ के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। नंबर 1 इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। हम लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक पी रखी है, तो इन सब में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि स्लाइटली एसिडिटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करने के लिए वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए ये कोल्ड ड्रिंक हाई प्रेशर पे पैक की जाती है, तो सॉल्युबिलिटी हाई हो जाती है। और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो लो टेम्परेचर पर यूज़ करना प्रेफर करते हैं, इसीलिए चिल्ड कोल्ड ड्रिंक बेटर टेस्ट करती है। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर ओपन करके रख दें तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिक्रीज कर जाएगी, सारी कार्बन डाइऑक्साइड फिज आउट कर जाएगी, और फिर हमें कोल्ड ड्रिंक में वो टेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा यूज़ है यूज़ ऑफ हीलियम इन स्कूबा डाइविंग। हम लोग डे टू डे लाइफ में इनहेल करते हैं एयर, तो उसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, जिनकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई सॉल्युबिलिटी है, ये जा करके हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। अब हमारे बजाय सपोज करो हम किसी स्कूबा डाइवर को देखें, तो जब स्कूबा डाइवर एयर को इनहेल करेगा तो वहाँ पर प्रेशर वाटर के अंदर जाने के साथ प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो वहाँ पर इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगी। ऑक्सीजन के ज़्यादा डिजॉल्व होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज धीरे धीरे बॉडी उसको कंज्यूम कर लेगी, खत्म हो जाएगी। बट जो एक्सेस डिजॉल्व नाइट्रोजन है, वो जब ये स्कूबा डाइवर निकल करके बाहर आएगा तो वापस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और डिजॉल्व नाइट्रोजन जो कि ब्लड के अंदर पहुंच गई है, वेसल्स के अंदर पहुंच गई है, वहां पर वो वापस नाइट्रोजन के बबल बना लेगी, और ऐसे बबल्स ब्लड फ्लो को रोकेंगे, एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड बेंड्स एंड दे आर वेरी पेनफुल। तो ये प्रॉब्लम ना हो, जब स्कूबा डाइवर्स डाइविंग से निकल करके बाहर आए तो उनको इस तरह का दर्द ना हो, इसलिए जो स्कूबा डाइवर्स का सिलेंडर होता है उसमें हाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम मिक्स कर देते हैं। अब हीलियम, जैसे मैंने तुमको बताया कि एक छोटे मॉलिक्यूलर मास की गैस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी वीक है, तो हीलियम वहाँ पर हो करके भी उतना डिजॉल्व नहीं होती ब्लड में जितना नाइट्रोजन डिजॉल्व होती है, और इसलिए वो पेनफुल नहीं रहता। थर्ड एप्लीकेशन है द प्रॉब्लम दैट वी फील एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। अगर एयर का प्रेशर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। जब हाई टेम्परेचर पे क्लाइंबर्स जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से उनकी थिंकिंग एबिलिटी चली जाती है, एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज एनॉक्सिया।